मॉर्निंग। आज अपन पढ़ने वाले अपना अगला टॉपिक अपन पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में रसायन 5th चैप्टर। ठीक है, अब इसका अगला टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। देखो अपन पढ़ रहे थे लुईस संकल्पना। लुईस संकल्पना देखो अम्ल और क्षार पढ़ रहे थे अपन। अम्ल क्षार की अपन ने दो परिभाषाएं पढ़ ली थी, एक तो आर्यनीय संकल्पना पढ़ी थी और एक पढ़ा था अपन ने क्या, ब्रांस्टीड-लोरी संकल्पना। आज अपन पढ़ने वाले लुईस संकल्पना। इसका थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ लिया था, इसकी परिभाषा लिख ली थी अपन ने। अब देखो इसकी एक और परिभाषा आप दे सकते हो। इसके अनुसार क्या होता है कि जिनके पास, जिन परमाणुओं के पास या जिन तत्वों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उनको अपन क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल। इसके अनुसार जिन यौगिकों या तत्वों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उन्हें लुईस अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल। या जिनका अष्टक पूरा ना हो या जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उनको अपन क्या कहते हैं, लुईस अम्ल कहते हैं। इतना क्लियर है भाई, लुईस अम्ल कहते हैं। इसके उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो उदाहरण देखो क्या क्या हो जाएंगे। एक तो कल BF3 था, ठीक है, बोरोन फ्लोराइड, और एक AlCl3 ये आपको लिखना है। एक Na+ लिख लेना है और एक लिख लेना है Mg2+। ठीक है, इनके पास, सबके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। देखो अगर मैं बात करूं तो इसकी तो अपन ने संरचना पढ़ी थी कल, ये भी ऐसी संरचना बनाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है, तो इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन जो है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्षा में। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन। यहां भी एक और क्लोरीन आएगा। ठीक है, क्लोरीन तो अपना अष्टक पूरा कर लेता है, लेकिन एल्यूमिनियम का अष्टक पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। इसलिए ये किस में गिना जाता है, लुईस अम्ल में गिना जाएगा। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम जो है, सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या होता है कि अगर उदासीन अवस्था में है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11। अगर Na+ की बात करें अपन तो प्लस में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। क्योंकि प्लस कब आता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो Na+ यानी Na ने क्या कर दिया, सोडियम ने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब कितने बच गए इसके पास, 10। इसीलिए ये किस में गिना जा रहा है, लुईस अम्ल में। इतना क्लियर है। अब एक होता है लुईस क्षार। तो लुईस क्षार की परिभाषा इस तरीके से हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले यौगिक या पदार्थ, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले यौगिक, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले यौगिक या तत्व लुईस क्षार कहलाते हैं। लुईस क्षार कहलाते हैं। ठीक है भाई, लुईस क्षार कहलाते हैं। यानी इसके उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो उदाहरण देखो किस तरीके से हो जाएंगे। एक तो आपको याद रखना है NH3, कल देखा था अपन ने इसकी। ठीक है, NH3 एक अपन ने पढ़ा था, एक अपन इसमें देखेंगे H2O। ठीक है, एक इसमें आ जाएगा Cl-। तो ये सारे क्या होते हैं, लुईस क्षार के उदाहरण है। अब देखो आप बोलोगे कि सर ये 2 डॉट क्या हैं, इनको बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये क्या होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। जो इनके पास इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो यहाँ पे शो करते हैं, अपन इस तरीके से दिखाते हैं। तो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन के समूह को अपन क्या बोलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, अब देखो क्लोरीन के पास क्यों गिना गया, क्लोरीन को इसमें क्यों लिया गया। क्लोरीन अगर उदासीन की बात करें तो क्लोरीन में उदासीन अवस्था में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब ये माइनस बन जाता है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, लुईस क्षार। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, लुईस क्षार। ठीक है भाई, ये थी लुईस संकल्पना। अब अपन पढ़ने वाले अम्ल, क्षार व लवण के गुण, या अपन बोल सकते हैं अम्ल व क्षार के गुण। अम्ल व क्षार के गुण। ठीक है, अम्ल व क्षार के गुण देखो किस तरीके से करेंगे। अब ये तो अपन ने पढ़ लिया, पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि अम्ल जो है, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल
नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं तथा क्षार जो होते हैं, तथा क्षार लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, नीला करते हैं। ठीक है भाई, नीला। तो अम्ल तो नीले लिटमस को लाल करते हैं तथा क्षार जो है लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। इतना क्लियर है। इसकी एक ट्रिक भी मैंने बताई थी आपको, अनिलाक्ष। कैसे याद रखोगे आप लोग, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे क्या बन जाएगा, अम्ल, नी से क्या बन जाएगा, नीला, ल से क्या बन जाएगा, लाल, और श से क्या बन जाएगा, क्षार। तो देखो, अगर अम्ल के लिए बोलना है तो इधर से चलो आप, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और क्षार जो है उसके लिए आप कहाँ से मूव करोगे, इधर से, यूं चलना है आपको। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है, क्षार क्या करता है, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। इतना याद रख लेना, ट्रिक है, इसको याद रख लेना आप लोग। ठीक है, पहला पॉइंट ये था अम्ल और क्षार के गुणों में। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अम्ल जो है, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके, धातु के साथ क्रिया कर लवण प्लस हाइड्रोजन, लवण व हाइड्रोजन गैस, वह हाइड्रोजन H2 लिख देता हूँ, H2 गैस देते हैं, H2 गैस देते हैं। ठीक है, H2 गैस देते हैं। अगर अम्ल की बात करें अपन, तो जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूँ HCl प्लस कोई भी धातु अपन लेते हैं, जैसे Zn मैंने ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस H2। तो इस तरीके से जो है ये क्या होता है कि अम्ल जब भी धातु के साथ क्रिया करेगा तो वो क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। अब मैं अगर बात करूं तो क्षार जो होते हैं वो भी क्षार जो होते हैं वो भी धातुओं के साथ क्रिया करते हैं, लेकिन कुछ धातुओं के साथ ही क्रिया करते हैं। यह आपको याद रखना है कि सारे के सारे जो है जो धातुएं होती है वो क्षारों के साथ क्रिया नहीं करती है। केवल आपको याद रखना है कि स्टार लिख लेना है कि जिंक जो है, जिंक धातु क्षार के साथ क्रिया करके, जिंक धातु क्षार के साथ क्रिया कर क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। इतना क्लियर कर लोगे आप लोग। जिंक धातु क्या करती है, क्षार के साथ क्रिया करके H2 गैस देती है। तो Zn प्लस, ठीक है, अगर मैं बात करूं क्षार अपन ले रहे हैं तो CaOH, तो ये क्या बन जाएगा, Zn, ये क्या बनेगा, अच्छा क्षार अपन ले लेते हैं कोई दूसरा, NaOH ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, Na2ZnO2, और क्या बन जाएगा ये H2 गैस। ठीक है, इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट बन जाएगा। और हाइड्रोजन, मेन बात ये है कि हाइड्रोजन गैस बन रही है यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर है। तो जब भी जिंक जो है वो धातु क्रिया करेगी क्षारों के साथ, तो क्या बनाएगी, वो लवण प्लस हाइड्रोजन। मेन बात ये है कि जिंक जो है वो एक ऐसी धातु है जो क्षारों के साथ भी क्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसका पॉइंट आपको याद रखना है। एक अगला जो पॉइंट है, अम्ल व क्षारों के गुण पढ़ रहे हैं अपन, उसमें अगला पॉइंट आपको याद रखना है, थर्ड पॉइंट, कि धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल क्रिया कर लवण प्लस जल बनाते हैं, या लवण व जल बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करूं मैं धात्विक ऑक्साइड का एक उदाहरण ले लेते हैं अपन, CaO। धात्विक ऑक्साइड का मतलब हो गया कि धातु प्लस ऑक्सीजन, ये धातु ऑक्साइड हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि यहाँ पे मैंने एक एसिड का उदाहरण ले लेते हैं अपन, HCl का ले लेते हैं। ये क्या है, अम्ल, और ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको आप लिख लो कि धात्विक
ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। अब देखो ये क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस H2। तो ये तो क्या बन गया, जल, और ये क्या बन गया, लवण। इतना क्लियर है। अच्छा, पहले वाले पॉइंट में एक चीज़ रह गई थी, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जब जिंक धातु, जैसे मैंने उदाहरण लिया एक जिंक धातु H2SO4 के साथ क्रिया करके, अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, H2 गैस बनाती है। तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। और इसका एक प्रयोग भी दे रखा है, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एक परख नली ले रहे हैं, उसमें अपन क्या करते हैं, H2SO4 भरते हैं, उसमें जिंक के दाने डालते हैं। अब क्या होता है कि ये दोनों क्रिया करके H2 गैस बनाते हैं। अभी इस H2 गैस की टेस्टिंग अपन किस तरीके से करते हैं, वहां पे उस नली के नीचे की तरफ साबुन का एक विलयन भरते हैं एक पात्र में, तो उसमें क्या होता है कि बुलबुले बनते हैं। अब उस हाइड्रोजन गैस के क्या बनते हैं, बुलबुले बनते हैं। उन बुलबुलों को अपन जब मोमबत्ती के पास में लेते हैं, तो मोमबत्ती जब उसके पास में लेके जाएंगे तो वहां पे पट-पट की आवाज सुनाई देती है। ये एक प्रयोग है, आपको ध्यान रखना है, बुक में भी दे रखा है, बुक में से इसको आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ZnH2SO4 के साथ क्रिया करके ZnSO4 प्लस H2 गैस बनाती है, इतना आपको याद रखना है। H2 गैस को अपन टेस्ट कैसे करेंगे, वो मोमबत्ती को जो है साबुन के बुलबुले में जब उसके पास में लेके जाएंगे तो पट-पट की आवाज आती है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसी के कारण, इसी में एक पॉइंट दे रखा है कि अम्लों को जो है अपन धातु के बर्तन में इसीलिए नहीं रखते क्योंकि वो एक विषैला पदार्थ बना लेता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो इतना याद रखना कि धातु के बर्तनों में अम्लों को कभी भी नहीं रखा जाता है। बोलते हैं ना घर वाले कि तांबे के बर्तन में नींबू का रस नहीं रखना चाहिए, है ना। तो तांबा क्या करता है कि उस अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, विषैला पदार्थ बना लेता है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इतना क्लियर है। अब आपको अगला पॉइंट ये याद रखना है कि अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड, फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड क्षारों के साथ क्रिया कर लवण प्लस जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों।